करण कीर्ति, गुड आफ्टरनून और एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज बात करेंगे पीएफआई के बारे में। पीएफआई के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के पास है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि अब ऑर्गेनाइजेशन करेगा क्या, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो थोड़ा सा मैं एक कॉन्टेक्स्ट आपके लिए सेट कर देता हूँ कि 2007 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था और ये तीन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे: नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ऑफ केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, मनिथा नीथी पसारी ऑफ तमिलनाडु। इन तीनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अच्छा, अब एक इंडिविजुअल का मुझे बहुत बढ़िया वो मिला, क्योंकि इसने क्या किया है पीएफआई ने, उसके बाद सब जगह ऑपरेट किया जितने भी एजिटेशन हैं। अगर आप देखें केरला में उस प्रोफेसर जोसेफ का जो हाथ काटा था उसमें पीएफआई का हाथ था, उसके अलावा जो वायलेंस हुई उसमें एक हाथ था। एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सेट किया है, और जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपने भी देखा होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि एक पॉलिटिकल विंग होती है, एक मिलिट्री विंग होती है। विंग और मिलिट्री विंग एक म्यूचुअली सपोर्टिंग रोल में होती है, दोनों एक दूसरे के बगैर सस्टेन नहीं कर सकते। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है तो उस टाइम पे पॉलिटिकल विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रीजन बिल्कुल साफ है, एक तो मिलिट्री विंग वीक होती है और दूसरी बात कवर अप के लिए पॉलिटिकल विंग की जरूरत होती है। तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों विंग्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक लंबा गेम खेलने का प्लान कर रहा है पावर को अचीव करने के लिए, और वायलेंस भी उसमें से एक टूल है, और उस तरह के कैडर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं। इन्होंने चूंकि वायलेंस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उस तरह के एलिमेंट्स ही इन्होंने रिक्रूट किए, और इस तरीके से इनको काफी हद तक आईएसआई की या बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, इन सब से भी सपोर्ट आया। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से अभी जो सपोर्ट आ रहा है वो कम है, क्योंकि दे देमसेल्व्स हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन देम। लेकिन किसी ने ट्वीट पे लिखा कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑफ कोर्स हमने तो देखा ही है। तो जनरली क्या करते हैं, दिस विनोद कुमार हैज रिटन, दे सेलेक्ट एन ओल्ड मैन 80-85 ईयर्स का, उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं। डोनेशंस ये मुस्लिम से लेते हैं, मस्जिदों पे जाते हैं फ्राइडे के दिन या बाकी दिन, घर घर जाते हैं, कलेक्ट करते हैं। जहां पे लोग पैसा नहीं देते उनको एक कंपेल करते हैं। रमजान के महीने में खास तौर से बड़े एक्टिव होते हैं जकात के लिए। अगर कोई मुस्लिम फैमिली नहीं देती तो ऑब्वियसली फिर उसका सोशल बाइकाट करने की सोचते हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या किया हुआ है, जो एज पार्ट ऑफ देयर एजिटेशन स्ट्रेटजी, ये लेडीज को और बच्चों को, जो आपने देखा होगा एंटी सीए एजिटेशन में, हाँ हाँ बिल्कुल सामने लेके आ जाते हैं, जी। जिससे पुलिस जो है वो हैंडीकैप हो जाए, उससे पब्लिसिटी मिले। अगर बाय एनी चांस किसी लेडी को कोई चोट लग जाती है तो पब्लिसिटी मिल जाती है, या ओल्ड लेडीज को लेके आ जाते हैं। मतलब उस तरीके से बड़ा ऑर्गेनाइज है, नेटवर्क बिल्कुल सॉलिड है, मीडिया में पहुंच है, ब्यूरोक्रेसी में लीक आउट होते हैं इनको अच्छी तरीके से। दे नो किस न्यूज को कैसे भुनाना है। अगर हाथरस का केस है तो जो उसमें जेंटलमैन गया वो केरला का, जो कपन करके जो जर्नलिस्ट था वो गया, तो वो भी पीएफआई का पार्ट माना जाता है। अच्छा, ये क्या करते हैं कि मतलब फ्रंट बिल्कुल एकदम बड़े एजुकेटेड लोगों को रखते हैं, सोफिस्टिकेटेड लोगों को रखते हैं, और साथ में ये भी आपसे कहेंगे कि हम तो प्लूरलिटी में विश्वास रखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, ये रहा नेशनल फ्लैग और भारत माता की जय। कुछ भी ये उस तरीके से डिसेप्शन की जो टेक्निक्स हैं इनकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। अब ऑब्वियसली काफी हद तक इनको खबरें रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया इस बार, इसने एनआईए ने और बाकी जो ईडी ने, वो एक अपने आप में बड़ा सोफिस्टिकेटेड हाई क्लास ऑपरेशन था। तो दे डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड इन ऑन दैट रेस्पेक्ट। अच्छा, अभी लेडीज इनके यहाँ, जैसे दिस लेडी शाहीन घोसर, ये शाहीन बाग से अरेस्ट हुई है, तो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, देयर इज अ सेपरेट विंग फॉर दैट। जितनी भी कंट्रोवर्सी पिछले आप 2, 3, 4, 5 जितने सालों में देखते हैं, जितने भी आप राइट्स देखते हैं इंक्लूडिंग दिल्ली राइट, सब में इनका नाम है। और खास बात ये रही जो मुझे पता चला कि 13 स्टेट गवर्नमेंट ऐसी थी जिन्होंने इनको बैन को सपोर्ट नहीं किया। अब तो हाँ, अब तो खैर एवरीबडी हैज फॉलन इनटू लाइन, बट फैक्ट ये है। अब कैसे ये रिग्रुप करेंगे,
क्योंकि अगर आप देखो जो सिमी था, सिमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो 2001 में बैन हुआ, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन है 2000। इनफैक्ट जब उडुपी गया था तो वहां पे इनके पोस्टर्स लगे हुए थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। और उडुपी में जो फेमस टेंपल है ना, उसके पास भी इनके लगे हुए थे। अब इनके 6-7 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे हैं इनके। तो ये सब भी अभी बैन हुए हैं ऑफ कोर्स। लेकिन साथ में लोगों को एक डाउट ये भी है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन तो चलो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने कहा कि हाँ गवर्नमेंट का डिसीजन है, बट जो जानने वाले लोग हैं वो बिल्कुल क्लियर कट ये कहते हैं ये एक शहम है कि हमने अपना ऑफिस बंद कर दिया, बट एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी शेप में ही डेवलप होने वाला है, जैसे सिमी डेवलप हुआ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह। और ऑफ कोर्स आरएसएस पीएफआई का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब आप पीएफआई की बात करते हो तो आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग जैसे लालू यादव या इवन अखिलेश या फिर अपने ओवैसी जी, तीनों ने तो कहा ही है कि अब अगर आप इसको बैन कर रहे हो तो उसको क्यों ना करो, जबकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बिल्कुल अलग अलग एंटिटी हैं। ये बेसिकली आरएसएस की जहां तक बात है सबको पता है वो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो पीएफआई है ऑब्वियसली व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डेवलप, मुस्लिम्स का बेस बना के ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहते हैं जो अल्टीमेटली स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। एक वैसे वो कहते हैं कि नहीं हमारा ये पर्पज नहीं है, वायलेंस हमारा पर्पज नहीं है, और इस्लामिक स्टेट हमारा पर्पज नहीं है। वी वांट ए प्लूरल सोसाइटी इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, बट फैक्चुअल ये है कि दे आर लुकिंग फॉर ए इस्लामिक स्टेट, जो उनके विजन डॉक्यूमेंट में भी नजर आया है। नो डाउट काफी लोगों ने कहा कि अब बस ये अगला इनफैक्ट बंदे ने तो टीएफआई, टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया का भी नाम दे दिया कि अगले ऑर्गेनाइजेशन का ये नाम होगा जिसमें ये शेप अप कर जाएगा। अब दिस जेंटलमैन इज सिमी फाउंडर अहमदुल्ला सिद्दीकी, और ये कहां से आजकल ऑपरेट कर रहा है? ये ऑपरेट करता है यूएसए से। ये शिकागो बेस्ड इकोसिस्टम एक चलता है वहां पे जो एंटी इंडिया है। इस बंदे ने सिमी को एस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद जब सिमी बैन हो गया उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट नहीं चाहती तो हम नहीं रहेंगे, दैट सॉर्ट ऑफ। 4-5 साल तक इन्होंने अंडरहैंड अंडरकवर एक्टिविटी की। आए अब जो मेरा पॉइंट है आपसे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता चल गया, एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, वायलेंस को प्रमोट करता है, इस्लामिक स्टेट इंडिया में इनको चाहिए, विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऑफ कोर्स ये अब कहते हैं कि हमारा तो उससे कोई संबंध नहीं जो पटना में रिकवर हुआ था। बट आपको क्या लगता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन ये डेंजरस है, स्मार्ट है, दे आर टैकी हैं, इसमें इंजीनियर्स का खास तौर से जो मुझे पता चला है, इंजीनियर्स को खास तौर से ये अट्रैक्ट करते हैं जिससे ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। एक ऑरेंज रिवॉल्यूशन की जब बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कैसे स्मार्टली एजुटेशन को ऑर्गेनाइज करना है और कैसे पीछे हट जाना है बगैर पुलिस को नजर आए हुए। उस टाइप की इनकी एक्सपर्टाइज है। और मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, सॉलिड इन्फिल्ट्रेशन, ढंग से जानते हैं कि न्यूज को कैसे मैनेज करना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब क्या एक्टिविटी होने वाली है? और देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी फॉर्म में ये वापस आएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा ये बताने की किस फॉर्म में आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, और सोसाइटी को या कंट्री को क्या करना चाहिए। सो ओवर टू यू कर्नल कीर्ति। गुड आफ्टरनून सर। सर जैसे आपने बोला कि सिमी को 2001 में भारत सरकार ने बैन किया और 2007 में पीएफआई का रजिस्ट्रेशन हो गया। जो इनके पीएफआई के जो मेन कैडर थे, करीब 350 आदमी, उनको गिरफ्तार किया गया है। बट जो उनका बाकी कैडर है वो अभी भी फ्री है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना काम करना छोड़ देंगे, वो अभी भी उसी काम में लगे रहेंगे जो कि काम वो पीएफआई के लिए करते आए थे अभी तक। और ना इनको कोई फंड्स की कमी है, जैसे कि आपने बोला
सऊदी अरेबिया, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज इनको पैसा देती हैं, पाकिस्तान इनको पैसा देती है, टर्की की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इनको पैसा देती है। तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे विल कीप ऑन सपोर्टिंग देम, दे विल प्रोवाइड देम मनी। भारत एक इतना बड़ा देश है सर कि हर एक एक्टिविटी को चेक कर पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी काफी ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए, खास तौर पर मैं देखता हूं माइनॉरिटीज के लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी रखते हैं। उनकी बेल हो, उनका केस हो, उसको बड़े जल्दी सुनते हैं, उसमें काफी सहजता दिखाते हैं वो लोग। तीसरी चीज, भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी को छोड़ के, सब किसी ना किसी तरह इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। कम से कम खुल के इनका विरोध तो नहीं करते, बिल्कुल भी इनको सपोर्ट करते हैं। आज के तारीख में बहुत सारे राज्यों में अपोजिशन की सरकारें हैं, वहां पर अगर ये इस तरह की किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश होती है तो वो राज्य सरकार इसमें अड़ंगा नहीं डालेंगे। ये मैं अभी बहुत खुल के कह सकता हूं कि वो अड़ंगा नहीं डालेंगे। अगर आप देखो जो पीएफआई ने बैन किया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो खुल के उनके सपोर्ट में, कांग्रेस ने उसके सपोर्ट में बोला, समाजवादी पार्टी ने उसके सपोर्ट में बोला। तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि वो इसको शायद खुल के सपोर्ट ना कर सके लेकिन विरोध तो बिल्कुल ही नहीं करते। अब मैं ये मानता हूं कि सर ये 2007 में बना और 2010 में एक पहली घटना हुई जिसमें केरल के एक प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया। उस समय से इनके ऊपर बैन की बात चली, लेकिन बैन 2022 में हुआ, 12 साल बाद, जो कि एक बहुत लंबा वक्त है, लंबा समय है। और इसमें से 2014 से मोदी सरकार पावर में थी। मेरे को लगता है इनके ऊपर ये एक्शन बहुत पहले लिए जाना चाहिए था। और अब कम से कम, अब अगर जो भी नया इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वी शुड हैव एन ईगल आई ओवर सच ऑर्गेनाइजेशंस, track them and nab them whenever they are in nascent stage, rather than allowing them to grow like this PFI has grown. It has got now branches in 23 states, so it has spread almost throughout the India. So we have only allowed them to grow. That means government, I'm saying. So government should have checked it earlier. ओके ओके। अच्छा, कल कीर्ति, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। इनफैक्ट मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे इसी वीडियो में काफ़ी लोग आरएसएस से इसकी तुलना करते हैं, और स्पेशली जैसे ओवैसी टाइप के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अगर आप इसको बैन कर रहे हैं तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली आरएसएस को भी आप बैन कीजिए। अब आरएसएस और इसके बीच में ऑब्वियसली एक खास डिफरेंस है कि आरएसएस इज प्योरली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का तो सिंपल पर्पस ये है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन किया। क्योंकि अब मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो विपक्षी जितने भी जो पार्टियां हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी ना किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए लोगों को सड़क पे लाया जाए। आप देखो, फार्म बिल के नाम पे लाया गया, सीएए के नाम पे लाया गया। कोई भी इस तरह का छोटी सी भी घटना होती है उसको तुरंत लेकर रोड ब्लॉक करने की कोशिश है, क्योंकि जब रोड ब्लॉक होता है तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है। अगर आप जो फार्म लॉस के विरोध में जो दिल्ली का जो बॉर्डर बंद करके रखा करीब एक साल, तो आप सोचो कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होती है जनता को, तो वो इन प्रोटेस्टर्स को गाली नहीं देती, वो सरकार को गाली देते हैं। वो कहती है सरकार की जिम्मेदारी है कि रास्ता खुलवाया जाए। ना वो कोर्ट को बोलेंगे, ना प्रोटेस्टर्स को बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरकार निशाने पे होती है। तो इस तरह की कोशिश, जरा सा भी कोई मुद्दा होगा तो मैं 1000% कह सकता हूं कि कोशिश होगी। और इसमें ये जो पीएफआई के कैडर हैं ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक गुस्सा होगा कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया, हमारे लीडर्स को पकड़ लिया गया, और जो हम करना चाह रहे थे उसमें अवरोध पैदा कर दिया गया। ओके कर्नल कीर्ति, थैंक यू सो मच। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। आप तो ग्राउंड सिचुएशन को देखते हैं, एंड आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि पीएफआई मतलब इस हिसाब से भी 4-5 साल तो लगेंगे इसको अपने आप को रीग्रुप करने में, ऑर्गेनाइज होने में, एंड बाय दैट टाइम आई थिंक थिंग्स विल बी क्वाइट स्मूथ विद दिस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इन पावर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वायलेंस को एज ए टूल यूज करता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है।
मैंने पहले भी बताया कि अगर पॉलिटिकल विंग की जरूरत है तो वो चाहिए, कवर अप चाहिए आपको। आपको मिलिटेंट विंग चाहिए जो वायलेंस को इन्फ्लिक्ट कर सके। स्टेट का एक्चुअली मोनोपोली होती है वायलेंस के ऊपर, लेकिन जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से डेवलप होता है वो उस मोनोपोली को छीनना चाहता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ओवरटली ये कहता है कि वो वायलेंस को एज ए टूल यूज नहीं करता, ना वो करना चाहता, एंड इट इज बेसिकली a social organization. But the fact remains that there is lot of evidence available with the agency. अब पॉइंट ये है कि इसको कितना टाइम लगेगा दोबारा इवॉल्व करने के लिए। जैसे कर्नल कीर्ति शर्मा ने भी कहा, it will take some time, but the fact remains कि all those cadre which are available as on now, they may be leaderless, but they are up to certain extent trained, motivated cadre. Unfortunately, there are political forces in the country which probably may provide them something to do, some avenue, some regions to do. Let's see how it evolves. It will take some time. Popular Front of India is down, but not out. It is not out. Let us be very clear about it. This organization may morph in a different shape and can create trouble for the Indian state. We have to be on our guards. But simultaneously, we ought to ensure वो सारे फैक्टर जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उन फैक्टर्स को भी हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैं अपीजमेंट की या पैम्परिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं उसको सपोर्ट करता, बट द फैक्ट इज Muslim community has to be approached. There are senior elements there, and probably RSS chief is trying to be in touch with them, or probably even government is also trying for that. That is a very, very good sign. All those 5 bureaucrats, journalists who have met Bhagwat ji are part of the senior elements of Muslim community, and they must be encouraged. Thank you so much. I will see you in next video.